ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे थे और इफेक्टिव स्ट्रेस डिफरेंट स्टेटा के कंडीशन के बेसिस पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखे थे। और एक सरचार्ज का केस हम लोग पढ़े थे। सरचार्ज के केस में अगर ओवर बर्डन लोड लग रहा है या ओवर बर्डन प्रेशर कहीं से लगा रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट होता है वो भी हम लोग कल देखे थे। इफेक्टिव स्ट्रेस का एक कंडीशन और बचा है कि अगर सरचार्ज लगा है और वाटर टेबल भी आपका ग्राउंड लेवल पे है तो वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट है पोर वाटर प्रेशर का। तो वो कंडीशन या कह सकते हैं केस देखना जरूरी है या समझना बहुत जरूरी है। तो वही कंडीशन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट केस आपका था केस नंबर 6। तो सरचार्ज सोयल मास कंडीशन क्या है? सोयल मास with surcharge and water table at ground level। तो सरचार्ज लगा है और जो वाटर टेबल का पोजीशन है वह ग्राउंड लेवल पे ही, वो आपका ग्राउंड लेवल या ग्राउंड सरफेस पे है। तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या जितने भी स्ट्रेस हम लोग पढ़े थे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका अगर स्टेटा का डायग्राम हम लोग समझे तो स्टेटा का डायग्राम इस तरह से है कुछ। यहाँ पे सरचार्ज लगा है तो सरचार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू और ग्राउंड ये क्या है आपका, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल या ग्राउंड सरफेस, और वाटर टेबल का पोजीशन भी यहीं पे है। वाटर टेबल का पोजीशन भी आपका यहीं पे है। तो अगर हम लोग केवल एक ही डेप्थ इस सोयल स्टेटा का एज्यूम करें, एक ही डेप्थ एज्यूम करें तो सपोज करिए इसका डेप्थ क्या है, स्मॉल h है और ये आपका ए लेयर है, ये आपका बी लेयर है। तो जितने भी स्टेप्स हम लोग पढ़े हैं उनका वेरिएशन, उनका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम लोग एट पॉइंट ए पे निकालेंगे, एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सरचार्ज के। और पोर वाटर प्रेशर, इसमें कंडीशन है, दो कंडीशन हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अंदर दो कंडीशन हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें केस 6A एक की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, इफ सरचार्ज अप्लाइड, जो सीखना है इस कंडीशन के अंदर, बाकी तो हमें सब आता है, इस कंडीशन में क्या नया सीखना है उसकी बात कर रहे हैं। तो केस एक, इस पूरे केस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं, सरचार्ज अप्लाइड ग्रेजुअली, अगर धीरे धीरे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सरचार्ज ओवर बर्डन लोड या एक्स्ट्रा लोड तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग जो भी सरचार्ज है वो ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं, तो ग्रेजुअली जब अप्लाइड करेंगे तो जो सरचार्ज है वो रजिस्ट होता है या कह सकते हैं कि वो ट्रांसफर या टोटली बैलेंस होता है जो सॉइल का सॉलिड है उसके द्वारा, अगर हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे U की वैल्यू गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू तो है क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल होता है तो यह डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, इसकी वैल्यू 0, तो U की वैल्यू 0। Therefore effective stress equals to total stress minus pore water pressure equals to surcharge। अब ये तो ए पॉइंट पे ये कंडीशन आ गया। अगर हमें निकालना एट पॉइंट बी पे देखते हैं, एट पॉइंट बी पे अगर निकालना है तो टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू निकालेंगे। तो एक तो सरचार्ज आ रहा है इसके ऊपर लोड बी पे,
सरचार्ज आएगा, यह लोड आएगा प्लस इतनी स्टेटा का जो डेप्थ है उसका लोड आएगा प्लस कितना स्टेटा है उस सेचुरेटेड है सोयल, तो सेचुरेटेड इनटू हाइट। तो यह हो गया टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू के कारण पोर वाटर प्रेशर होता है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल यानी बी को निकालना है, तो यहाँ से वाटर टेबल का पोजीशन क्या है, एच, स्मॉल एच, यह हो गया। देयरफॉर इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू सरचार्ज प्लस गामा सेचुरेटेड इनटू स्मॉल एच माइनस पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इनटू एच। तो यह आपका आ जाएगा गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू सबमर्ज यूनिट वेट इनटू एच प्लस सरचार्ज। तो यह बी पॉइंट पे आएगा। तो इस केस के लिए अगर हमें पूछ रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे टोटल स्ट्रेस के लिए। तो ए पॉइंट पे कितना सरचार्ज के इक्वल है, तो सरचार्ज की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है क्यू, तो एक पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट पे क्या आ रहा है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू, सरचार्ज तो है ही, सरचार्ज की वैल्यू है ही प्लस उसमें इतना ऐड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हम ले रहे हैं, किसका वैल्यू है, गामा सेचुरेटेड और इनटू एच की वैल्यू है, तो एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे और यह सरचार्ज आपका है। तो बी पॉइंट पे इतनी वैल्यू आएगी। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो यह हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस फॉर दिस कंडीशन। पोर वाटर प्रेशर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखें, तो पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, तो 0 एक पॉइंट यह हो गया। एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे हैं गामा डब्ल्यू इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे कहीं आएगा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर पोर वाटर प्रेशर। ऐसे इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए बनाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए तो ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस सरचार्ज की इक्वल है, तो सरचार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलना है, ये आएगा। और एट पॉइंट बी तो सरचार्ज है, तो ये सरचार्ज की वैल्यू प्लस उसमें कितना ऐड है, गामा डैश यानी सबमर्ज यूनिट वेट इंटू एच की वैल्यू ऐड है, तो इसमें सबमर्ज यूनिट वेट इंटू एच की वैल्यू ऐड है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मर्ज करते हैं। तो यह है आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। और ये आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर पोर वाटर प्रेशर। और यह क्या है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस। तो ये कंडीशन फर्स्ट के लिए, इसमें सीखना क्या था, इसमें सीखना यह था कि अगर सरचार्ज आपका ग्रेजुअली अप्लाइड है तो उस केस में पोर वाटर प्रेशर जो हम लोग पहले पढ़े हैं वैसे ही निकालते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ सीखने वाली बात करें कि अगर सरचार्ज ग्रेजुअली अप्लाइड है तो सरचार्ज को रजिस्ट करने यानी सरचार्ज पूरा ट्रांसफर होता है सॉइल सॉलिड्स के थ्रू, क्या कह सकते हैं, बियर किया जाता है या रजिस्ट किया जाता है जो सॉइल की सॉलिड्स पार्टिकल है उसके द्वारा। अगर हम लोग केस सेकेंड यहाँ पे देखें, कंडीशन यही है, सेम थिंग कंडीशन आपका यही है। यहाँ पे केस बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस बी हो गया। और इफ सरचार्ज अप्लाइड ग्रेजुअली की जगह सडनली अगर हो जा रहा है, अगर सडनली हम लोग सरचार्ज लगा रहे हैं, सडनली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, आपका यही होगा, ठीक है।
और यहाँ पे एक चीज जो चेंज हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर, बस इतना चेंज होगा। क्योंकि जब हम लोग सरचार्ज सडनली अप्लाइड करते हैं तो उस केस में होता क्या है कि वॉइड के अंदर वाटर भी होता है। तो जब सडनली हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो लोड है वो जो पोर के अंदर वाटर होता है उसके ऊपर जो लोड ट्रांसफर होगा वो जल्दी से मूव करने लगता है। यानी जो वाटर है, वाटर पे जब फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा अंडर एक्सटर्नल लोड या वी कैन से एक्स्ट्रा लोड और सरचार्ज। तो जब सरचार्ज अप्लाई करते हैं हम तो उस केस में क्या होता है, जो पोर के अंदर वाटर होता है अब वो सबसे पहले उसके ऊपर लगेगा और वो फिर सॉलिड पार्टिकल पे लगाता है। तो फाइनली होता क्या है, फाइनली होता यह है कि जब हम सडनली लगाते हैं तो सडनली के केस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल लोड है या कह सकते हैं सरचार्ज है वो कैरिड आउट होता है बाय पोर वाटर which are present in pore of soil solid। तो इसमें याद यही रखेंगे कि अगर सरचार्ज जब का सडनली अप्लाइड किए हैं तो उस केस में यह रजिस्ट होता है पोर के अंदर जो वाटर होता है उसके थ्रू, और जब तक यह सिप आउट नहीं हो जाएगा पोर के अंदर से तब तक यह रजिस्ट करेगा सडन सरचार्ज अप्लाइड किए हैं उसको। लेकिन जब पूरा ये डेसिपेट हो जाएगा, जो पोर वाटर है पूरा का पूरा पोर के अंदर से डेसिपेट हो जाएगा, पूरा डेसिपेट होने के बाद जो सरचार्ज है वो अप्लाई या रजिस्ट होगा सोयल सॉलिड के द्वारा। तो जब हम लोग ग्रेजुअली लगाते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल जो होता है अब वो रजिस्ट करता है, और जब हम लोग सडनली अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका पोर वाटर प्रेशर के कारण रजिस्ट किया जाता है सरचार्ज। तो पोर वाटर प्रेशर इस केस में निकालेंगे तो सरचार्ज के इक्वल आ जाएगा, बस ये याद रखना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इस केस में 0 हो जाएगा, तो U की वैल्यू यहाँ पे ये भी 0 Q है और ये भी Q है और ये वैल्यू 0। अब B पे देखेंगे एट पॉइंट B, तो ये तो आपका यही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब B पॉइंट पे ये आपका आएगा ही आएगा और यहाँ पे ये सही। तो A पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये तो सेम रहेगा। पोर वाटर प्रेशर के लिए यह वैल्यू आपका स्मॉल q हो जाएगा A पॉइंट पे, और यह B पे सेम है वो तो रहेगा ही। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये चेंज होगा और यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है पार्टिकल टू पार्टिकल लगता है। तो जब सडन लगेगा तो सॉलिड के ऊपर सरचार्ज ट्रांसफर नहीं होगा इनिशियली, जब सडनली हम लोग सरचार्ज अप्लाई करते हैं, इसलिए 0 हो जाएगा। क्योंकि वो जो सरचार्ज हम लोग अप्लाई किए हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, वो तो वाटर पे ट्रांसफर हो गया, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी और ये वैल्यू सरचार्ज की इक्वल हो जाएगा। तो इसमें यह ध्यान देंगे, ये जब कंसेप्ट आएगा तो ये बहुत, वैसे इसका यूज बहुत रेयरली आता है, बाकी जितने भी हम लोग कंडीशन पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो कंडीशन या केस फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटा हम लोग देख लिए। अब न्यूमेरिकल इस पे भी आते हैं, तो कंडीशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका सीपेज। अगर हम लोग स्टडी करें सीपेज के बारे में बात करें अगर, तो एक होता है सीपेज प्रेशर। तो सीपेज एनालिसिस के अंदर हम लोग डीप में पढ़ेंगे। सीपेज एनालिसिस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे सीपेज प्रेशर क्या होता है ये देख लेते हैं। सीपेज प्रेशर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p सफिक्स में s से। सीपेज प्रेशर, P फॉर प्रेशर, S फॉर सीपेज। तो सीपेज प्रेशर होता क्या है, इसमें समझने के बहुत ही आसान लैंग्वेज आप समझिए, कह सकते हैं
कि जो भी वाटर होता है, अगर सोयल की हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी वाटर फ्लो करता है वह सोयल के पोर के थ्रू होता है। और जब वाटर फ्लो करता है तो वो पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सीपेज फोर्स। जब वाटर पोर्स के थ्रू फ्लो करता है तो वो पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सीपेज फोर्स। तो उस फोर्स के कारण जो प्रेशर वहां पे इंड्यूस होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। बहुत सिंपल, तो याद रखिए। तो सीपेज प्रेशर, तो सीपेज प्रेशर इक्वल टू, हम लोग फार्मूला की अगर हम बात करें तो सीपेज प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा सीपेज फोर्स, सीपेज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब सीपेज फोर्स को हम डिनोट करते हैं जे से, और एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से। तो एक फार्मूला हो गया जे अपॉन ए, जे अपॉन ए सीपेज फोर्स। अब इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं आपका, फोर्स इक्वल टू, फोर्स लिखना है तो गामा, हमेशा सीपेज प्रेशर किसके कारण जनरेट होता है, जो वाटर प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, सॉलिड पार्टिकल के ऊपर से ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। इसका मतलब जब तो वाटर नहीं है तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो यह हमेशा जैसे पोर वाटर प्रेशर हम निकालते हैं, वैसे ही सीपेज प्रेशर जो होगा वो हमेशा वाटर के कारण जनरेट होगा। तो इसका मतलब यूनिट वेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो गामा डब्ल्यू फिक्स रहेगा, यूनिट वेट। और यूनिट वेट की अगर हम यूनिट देखें तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। बहुत सिंपल है, याद रखना। और यानी अगर हमें फोर्स की यूनिट चाहिए तो मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई यानी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन एरिया। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ, या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ स्टेटा, सोयल स्टेटा, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल आउट। तो फाइनली सीपेज प्रेशर इक्वल टू आ जाता है आपका गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो जेड यानी क्या होता है, जेड हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जेड था आपका डेप्थ ऑफ स्टेट, डेप्थ ऑफ स्टेट। ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग सीपेज प्रेशर का फार्मूला निकालेंगे तो गामा डब्ल्यू के कारण होता है, वाटर के कारण होगा, ये होगा। लेकिन जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक ये सीपेज प्रेशर किसके कारण होता है, ये फ्लो के कारण होता है। यानी जब तक फ्लो नहीं होगा तो सीपेज प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये किसी कारण होता है, ड्यू टू फ्लो। फ्लो होना चाहिए, फ्लो होना जरूरी, नहीं तो पोर वाटर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर ये फ्लो कंडीशन में नहीं होगा तो पोर वाटर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो सीपेज प्रेस जो प्रेशर होता है वो भी जो पोर के अंदर वाटर होता है उसी के कारण होता है, और पोर वाटर प्रेशर भी जो पोर के अंदर वाटर उसी के कारण होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट ये है कि जो पोर के अंदर जो वाटर होता है अगर मूविंग स्टेट में है यानी मूव कर रहा है, तो उसके कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, या तो स्टैटिक या तो डायनेमिक हो, कोई डिपेंड नहीं करता है। यानी पोर के अंदर वाटर होना चाहिए और उस पोर के अंदर जो वाटर है उसका वो खुद का जो प्रेशर रखा है, जो प्रेशर है उसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है प्रेशर, उसी को बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर मूविंग ऑफ वाटर के लिए जनरेट होता है, या कह सकते हैं जो पोर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वह एक प्रेशर इंड्यूस करता है सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। तो यानी पोर के अंदर जो वाटर है वह खुद जो प्रेशर इंड्यूस किया है उसको हम लोग पोर वाटर प्रेशर कर रहे हैं, और पोर के अंदर जो वाटर है वो उसकी मूविंग की वजह से सॉलिड पार्टिकल के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। ये डिफरेंट है दोनों में, तो याद रखेंगे।
तो ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर के कारण ये जनरेट होता है। पहली बात तो याद रखेंगे इसे, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। इसका मतलब फ्लो तभी होता है, हम लोग जानते हैं वाटर फ्लो कब करता है, लेवल डिफरेंस के कारण। किसी कारण लेवल डिफरेंस की वजह से, जब तक लेवल या लेवल कर सकते हैं, यानी जैसे एक लेवल ये है ग्राउंड का और दूसरा लेवल ये है, तो जब तक इन दोनों में डिफरेंट नहीं होगा तब तक वाटर यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यानी इस प्लेस से इस प्लेस पे नहीं जाएगा। तो फ्लो कराना है तो लेवल डिफरेंस होना चाहिए। फ्लो वाटर तभी फ्लो करेगा जब लेवल डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे वाटर की हाइट कितनी है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर। क्या यूज करेंगे, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या देगा, एक हाइट देता है, क्या देगा, हाइट देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेड। तो एक हेड यहाँ पे निकलेगा, ऐसे ही दूसरा हेड, हेड 1 हो गया, ऐसे ही एक हेड या हाइट यहाँ पे निकलेगा, और दोनों में यानी हेड 1 या कह सकते हैं हाइट 1 और 2 का, हाइट या हेड 2 का डिफरेंस निकालते हैं। तो जब इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, तो फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े सीपेज प्रेशर, तो सीपेज प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा P सफिक्स में S इक्वल टू गामा W इंटू H। तो H याद रखेंगे, H क्या होता है, H को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं, हाइड्रोलिक हेड। तो हाइड्रोलिक हेड हो गया। अब हाइड्रोलिक हेड क्या है, अगर कोई सोयल आपका सेचुरेटेड सोयल है, अगर कोई सोयल क्या है, सेचुरेटेड सोयल है, तो उस सेचुरेटेड सोयल के केस में जो वाटर का फ्लो होता है, हम लोग जान गए हैं, इतना तो क्लियर हो गया है कि हेड की वजह से होगा। तो फ्लो ऑफ वाटर इन सेचुरेटेड सोयल ड्यू टू हाइड्रोलिक हेड या वी कैन से टोटल हेड। तो टोटल हेड हम लोग बोलते हैं, ओवरऑल अगर हेड की बात करें तो बोलते हैं टोटल हेड। तो अगर सोयल सेचुरेटेड है तो उस केस में जो टोटल हेड होता है वो टोटल हेड कंसिस्ट ऑफ प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कंसिस्ट ऑफ प्रेशर हेड, और प्रेशर हेड को हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। प्रेशर हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड। तो पीजोमेट्रिक हेड प्लस डेटम हेड, प्लस डेटम हेड, डेटम हेड, और डेटम हेड को हम लोग एलिवेशन हेड भी बोलते हैं। डेटम हेड को क्या बोलते हैं, एलिवेशन हेड। एंड यानी प्लस, और क्या होता है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हेड। यानी if soil is saturated then flow of water through the soil mass is due to the head which is known as the total head, and total head consists of pressure head और piezometric head, datum head और elevation head and velocity head. But velocity head in this condition or in general condition we can say velocity head is very small in magnitude, then we can neglect a velocity head. Then total head is equals to total head is equals to pressure head, pressure head, pressure head plus datum,
डेटम हेड। तो ये दोनों हेड मिलाने के बाद जो हेड बन रहा है उसे टोटल हेड बोल रहे हैं। तो इसी को टोटल हेड हम लोग ना करके हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं। यानी अगर कोई सोयल आपका सेचुरेटेड है तो उसमें जो वाटर का फ्लो होता है सोयल के थ्रू वह टोटल हेड के कारण होता है। तो टोटल हेड क्या होता है? टोटल हेड प्रेशर हेड या पिजोमेट्रिक हेड हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड को। प्रेशर हेड, डेटम हेड को एलिवेशन हेड बोलते हैं एंड वेलोसिटी हेड। इन तीनों को मिलाने के बाद जो हेड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल हेड। तो उसके कारण होता है। लेकिन चूंकि इन तीनों हेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस हेड में जो वेलोसिटी हेड है, वेलोसिटी हेड की जो मैग्नीट्यूड होती है वह अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे कम होता है। इसलिए वेलोसिटी हेड को हम लोग क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली जो टोटल हेड है वो आपका प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड हो जाता है। तो प्रेशर हेड और प्लस डेटम हेड को मिलाने के बाद जो हेड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड। तो जो सीपेज प्रेशर है उसमें H को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड। तो हाइड्रोलिक हेड या हाइड्रोलिक हेड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हेड लॉस। हेड लॉस। तो इसी के कारण वाटर का फ्लो होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाइड्रोलिक हेड या इसको बोल सकते हैं हेड लॉस। तो हेड लॉस क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे मैनोमीटर हम लोग रखे और एक जो राइज ऑफ वाटर है इस यहाँ पे वन प्लेस पे जो भी राइज ऑफ वाटर आया है तो उसको हम लोग हेड बोल रहे हैं। तो एक वैल्यू आएगा यहाँ पे। ऐसे दूसरा जो प्लेस है टू प्लेस है वहां पे मैनोमीटर अप्लाई करेंगे और राइज ऑफ वाटर निकालेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड या हेड लॉस। और अगर ये डिफरेंस आपका जीरो के इक्वल है, इसका मतलब यह है कि वाटर वन प्लेस से जो दूसरा प्लेस है वहां पे मूव करके नहीं आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कुछ वैल्यू आना चाहिए, डिफरेंस की वैल्यू आना चाहिए, तभी आपका वाटर प्लेस वन से प्लेस टू की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगा वाटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक सीपेज फोर्स के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू।